नमस्कार, स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं राजश्री। पक्ष विपक्ष में आज बात होगी उसकी जो हमारी संवेदनाओं से जुड़ी है, जो हमारी पहचान से जुड़ी है, जो हमारी भावनाओं से जुड़ी है, जो भारत के गांवों के मिट्टी में खुशबू की तरह से रची बसी है, जो मध्यम वर्ग की जबान है, जो उसकी पहचान है, जो नवसाक्षरों का सुकोमल सहारा होता है, जो जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम होता है। फिर भी इस देश में हम उसे ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, बात होगी हिंदी की। हिंदुस्तान में कहाँ है हिंदी? आज पक्ष विपक्ष में इसी पर बहस करेंगे हम। इसी की तलाश का नाम है आज का ये पक्ष विपक्ष। भारत ने कई दौर देखे हैं, आजादी के दौरान और उसके पहले भी। हिंदी ने भी कई पड़ाव देखे हैं और शायद यही एक अकेली भाषा है जो हमेशा बहस में रही। कई बोलियों और भाषाओं के बीच अपनी पहचान की स्थापना करने वाली इस हिंदी ने क्या क्या दौर देखे और कौन सी चुनौतियां आज उसके सामने हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। और इसके बाद पक्ष विपक्ष का ये सफर हम शुरू करेंगे। मैं जो पी के पास गई, शब देखी जो पिया की, सो अपनी भूल गई। खुद को तूतिए हिंद कहने वाले आमिर खुसरो ने पहली बार खड़ी हिंदी में लिखने की शुरुआत की। खुसरो ने हिंदवी में कई महान रचनाएं रची। उनकी लिखी पहेलियां, मुकरियां और गीत आज भी लोकप्रिय हैं। वो कहते थे, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हियो को सूल। आजादी के पहले ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भाषा की अहमियत समझ ली थी। उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की। आधुनिक हिंदी की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही की थी। हिंदी को केवल यहाँ के या हिंदी प्रदेश के लोगों के लिए नहीं रखा। उन्होंने हिंदी इसको सबके लिए रखने की कोशिश की और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अपने ही जीवन में उन्होंने किया कि पीछे हमारे मकान के एक बाल विधवा रहती थी जो कि बंगाल से आई हुई थी। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बुद्धि, टैलेंट देखी और उसको हिंदी उन्होंने पढ़ाया। और हिंदी पढ़ाया तो वो हिंदी में कविता करने लगी और हिंदी में उसने एक बंगला मिश्रित उपन्यास लिखा, बंगला हिंदी मिश्रित उपन्यास लिखा, जिस पर उन्होंने खुद करेक्शन किया। देवनागरी लिपि विश्व में एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। हर अक्षर का कारण है। क, ख, ग, घ, अंग कंठव्य है क्योंकि इनका उच्चारण गले से होता है। तो च, छ, ज, झ, इय तालव्य है क्योंकि इनके उच्चारण के वक्त जीभ तालु को छूती है। इसी तरह ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य कहे जाते हैं। त, थ, द, ध, न दंतीय हैं क्योंकि इन्हें बिना दांतों के नहीं बोला जा सकता। प, फ, ब, भ, म होठों से उच्चारण की वजह से ओष्ठ्य कहलाते हैं। ये खूबियां दुनिया की किसी भी भाषा में देखने को नहीं मिलती। देवनागरी लिपि में अक्षर विश्व की किसी भी लिपि से ज्यादा है। दुनिया में सैकड़ों भाषाएं हैं, लेकिन सभी भाषाओं का उच्चारण देवनागरी लिपि में ही होता है। लेकिन फिर भी पश्चिम की चमक के आगे हिंदी की विशेषताओं की कोई कद्र नहीं रह गई। इन सब के बावजूद हिंदी की चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि शुद्ध हिंदी बहुत कठिन है, जिसको आम बोलचाल में इस्तेमाल कर पाना वाकई मुश्किल है। आसान शब्दों की खोज नहीं की गई और ना कभी हिंदी में बदलाव का कोई प्रयास किया गया, जिसके पीछे की वजह भी हिंदी के ज्ञानी ही हैं। हिंदी हिंदी चिल्लाते रहने मात्र से हिंदी का भला नहीं होने वाला। शिक्षा में अभी भी अंग्रेजी के शब्द ही इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि उनकी हिंदी बहुत मुश्किल होती है।
यहाँ तक कि हमारा कानून भी हिंदी नहीं समझता। आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय में भी आज भी अंग्रेजी में ही जिरह की जाती है। कठिन हिंदी का एक नमूना देश की सबसे बड़ी परीक्षा में भी दिखा। हिंदी के सुधार को लेकर प्रदर्शन हुए, छात्रों ने लाठियां खाई, लेकिन ना तो छात्रों के दबाव में परीक्षा टली और ना ही सीसैट हटा। डेटा को यूपीएससी गत लिखता है तो प्लास्टिक की हिंदी सुघट्य हो जाती है। बोल्डर्स को विशाल गोलाश्म तो फ्री एनर्जी को प्राप्त यम ऊर्जा लिखा गया। डिजर्टिफिकेशन को मरु भवन, अर्थ आवर को पृथ्वी काल, 10 डिग्री चैनल को 10 अंश जलमार्ग, टर्माइट को बरूथी यानी दीमक, सॉरिंग ऑफ मिल्क को दूध आस्कंदन, इंक्रीजिंगली एक्सेप्टेड को वर्धमानतः स्वीकृत लिखा गया। यूपीएससी अंपायर को खेल पंच लिखता है तो प्लेयर्स को क्षेत्रक, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हित द्वंद लिखता है। भले ही हम हिंदी दिवस मनाते हों और इस दिन हिंदी को अपनाने की बात करते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि लगातार उपेक्षा की वजह से हिंदी का पूरा इस्तेमाल कर पाना संभव नहीं, क्योंकि पढ़ाई से लेकर कामकाज तक हर तरफ अंग्रेजी का ही बोलबाला है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी के हिमायती हों, लेकिन देश में हिंदी अब हिंग्लिश हो गई है। हिंद में ही हिंदी बोलने में शर्म आने लगी है। आखिर कब हम हिंदी की अहमियत समझेंगे, या फिर हम साहित्यों में की गई हिंदी का गुणगान कर खुद को धन्य समझते रहेंगे। स्पेशल डेस्क API। जी हाँ, तो जब भी हिंदी के संदर्भ में मैं कम से कम सोचती हूँ तो मुझे तुलसीदास की ये पंक्ति याद आती है, कबहुक मन विश्राम न माधो, जागत ही गई बीत निशा सब, कबहुक न नाथ नींद भरी सोई। वाकई हिंदी के लिए कभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ, कभी संघर्ष से चैन नहीं मिला इस हिंदी को, कभी कुछ, और आज भी हिंदी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। और इसी पर बात करने के लिए कि क्या है हिंदी के सामने चुनौतियां और क्या वाकई केवल हिंदी को राजभाषा कहकर हम हिंदी को वो सम्मान दिला पाएंगे जिसकी अपेक्षा हम सबों ने की थी, जिसकी अपेक्षा शुक्ल जी ने की थी, जिसकी अपेक्षा द्विवेदी जी ने की थी, जिसकी अपेक्षा उन तमाम बड़े साहित्यकारों और पत्रकारों ने की थी जिन्होंने हिंदी को अपनी भाषा, अपनी पहचान बनाया, जिन्होंने हिंदी को इस देश के नसों में उतारने की कोशिश की। और इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ आज पक्ष विपक्ष का पूरा पैनल है। हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने हिंदी की एक लंबी लड़ाई लड़ी है, और उनके ठीक बगल में आप देख रहे हैं तारिक बद्र साहब को, जो वरिष्ठ विज्ञान संचालक हैं। और इसके अलावा आप हमारे साथ मौजूद हैं KN तिवारी जी, दिल्ली प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर MP शर्मा, जामिया मिलिया इस्लामिया के। तो इन तमाम पैनलिस्ट के अलावा हमारे साथ वो बच्चे भी हैं जो हिंदी बोलते हैं, और वो बच्चे भी हैं जो हिंदी बोलकर काफी शर्मिंदा भी होते हैं। इन तमाम बच्चों से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे और युवा ये वो दो ऐसे आधार हैं जो आने वाले दिनों में हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले वैदिक साहब आपसे शुरू करूं, आपने हिंदी की एक लंबी लड़ाई लड़ी है पत्रकारिता में। अभी भी क्या आपको लगता है कि हिंदी की चुनौतियां अब समाप्त हो गई और हिंदी बहुत अब सहज स्थिति में है और वाकई उसी जगह पे है जिसकी अपेक्षा थी? मुझे लगता है कि हिंदी की चुनौतियां अब पहले से कहीं ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है कि पहले हिंदी सिर्फ सरकार में थी, पहले अंग्रेजी सिर्फ सरकार में थी, हिंदी राजभाषा थी जी, लेकिन सरकार की असली भाषा अंग्रेजी थी। अब अंग्रेजी सरकार में ही नहीं, घर में, द्वार में, बाजार में, हर जगह अंग्रेजी फैलती जा रही है। पहले अंग्रेजी हमारे देश में मुश्किल से 1 या 2% लोग व्यवहार करते थे। अब कम से कम 10% लोग ऐसे हैं इस देश में, कम से कम 10-12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी का व्यवहार करने लगे हैं जी। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष तो नेताओं का है, दोष नौकरशाही का है, दोष विद्वानों का है जिन्होंने भारतीय भाषाओं को मजबूत नहीं बनाया, इस तरह से उनका प्रभाव नहीं जमाया कि सरकार में, बाजार में, फौज में, न्यायालय में, हर जगह जी। अपनी भाषाओं में काम हो। दूसरा जो सबसे बड़ा
मसला हमारे सामने आया है वो ये कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को लड़ाया गया। वास्तव में हिंदी और भारतीय भाषाओं में कोई लड़ाई नहीं है, वे सखी भगिनी सखियां हैं, भगिनी हैं, बहन भाषाएं हैं। और इसके अलावा बहुत सारा झूठ अब हिंदुस्तान में सर्व स्वीकार्य हो गया है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है, सारी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है। और ये बात वो लोग कहते हैं जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं, जो सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और न्यूजीलैंड होके आ जाते हैं, वो कहते हैं अंग्रेजी सारी दुनिया में बोली जाती है। मैं दुनिया के 90 देशों में गया हूँ और आज से 50 साल पहले मैंने अपना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का PhD का शोध ग्रंथ हिंदी में लिखा था। 350 पृष्ठ के उस शोध ग्रंथ में एक भी अंग्रेजी का शब्द नहीं है और वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लिखा गया है, अफगानिस्तान की विदेश नीति पर लिखा गया है। उसमें फारसी, रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, हिंदी, संस्कृत, अन्य भाषाओं के उद्धरण हैं, लेकिन मूल लेख में, मूल प्रबंध में कहीं मुझे अंग्रेजी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल है कि हालांकि हिंदी के पास अपनी परंपरा है, अपना इतिहास है, लेकिन हमेशा हिंदी पर यह आरोप लगता रहा कि वो बोलियों से निकली, वो खड़ी बोली के रूप में आई, उर्दू की सखी बनकर आई, लेकिन उर्दू पर उसने वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। और हिंदी के प्रोफेसर भी हमारे साथ हैं। पहले हिंदी सुग्राह्य थी, सभी के लिए सभी तरह के जबान, सभी तरह की शब्द आने लगे थे। अब यदि आप देखें, आप लोग स्वयं प्रोफेसर हैं, यदि आप सिलेबस देखें तो जैसे हिंदी रुक सी गई है, क्या ये एक बड़ी वजह है कि हिंदी पिछड़ती सी नजर आ रही है? तिवारी जी, हमारे जो सिस्टम बना है इन 70 सालों में, हमने जो इस देश को चलाने का जो सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम में बहुत ईमानदारी से हम ये स्वीकार हमें करना चाहिए कि हमने कहीं न कहीं अंग्रेजी को प्रश्रय देना शुरू किया और वो निरंतर मजबूत होती जा रही है। तो उस लेवल पर तो देखिए लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, और मुझे लगता भी नहीं कि उस लड़ाई में कुछ हिंदी के पक्ष में कोई फैसला भी आएगा, कोई माहौल बन रहा है। हाँ, बन गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा, हमारे गृह मंत्री ने सीधे सीधे घोषणा किया। अभी मेरे ख्याल से महीने भर भी नहीं बीते जी, उन्होंने बोला कि वो गृह मंत्रालय के कार्य सारे हिंदी में होंगे और उसका विरोध शुरू हो गया। खूब हुआ जी। विश्व भाषाओं की यदि तुलना करूं मैं तो अभी हिंदी 4थे नंबर पर है। स्पेनिश एक छोटे से देश की जो मातृभाषा है वो पूरे विश्व में व्यापक रूप से बढ़ रही है। ऐसा नहीं लगता शर्मा जी कि इसमें कहीं न कहीं हिंदी वालों के अंदर की कमी है? आज़ादी मिलने के बाद जब हमारी सरकार बन गई तो स्थिति दूसरी हो गई, यानी कि आज़ादी से पहले की स्थिति ये थी कि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और जब प्राप्त कर लिया तो निश्चिंत होकर कुछ नहीं करना। ऐसी हालत में हुआ ये कि हिंदी को जब लागू किया जाना चाहिए था, संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी को राजभाषा बनना है, तो राजभाषा का एक उसको स्टेटस तो दिया, पर व्यवहार में वो लागू नहीं हो पाई। आज त्रासदी ये है कि किसी भी विश्वविद्यालय में आप देखिए, मैं क्योंकि विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वहाँ का, पाठ्यक्रम में या जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं या कहूँ कि जो पाठ्यक्रम भी बनाया जाता है, उसकी मूल संकल्पना अंग्रेजी में होती है जी। और बाद में उसका अनुवाद किया जाता है। अनुवाद करने के कारण से एक तो भाषा वो क्लिष्ट हो गई, दूसरे विद्यार्थी को ये मैसेज चला गया कि मुझे अंग्रेजी ही पढ़नी है। तो छात्र इस मानसिकता में कक्षा में, यानी हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी भी वो नहीं जो हिंदी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो भी अपने आप को अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कमतर पाते हैं। तो जिस भाषा में नौकरी के अवसर ज्यादा होंगे वो भाषा जरूर फले फूलेगी। हिंदी कोई ऐसा नहीं कि पिछड़ रही है या हिंदी खत्म हो जाएगी या हिंदी समाप्त हो जाएगी, अंग्रेजी उसको ढक लेगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। कारण ये कि भले ही सरकार द्वारा हिंदी को प्रेशर नहीं मिल रहा, भले ही सरकार ने हिंदी को प्रमोट नहीं किया, लेकिन जनता ने हिंदी को प्रमोट किया है। अनेक अंग्रेजी भाषी लोग भी हिंदी में ही बातचीत करते हैं, हिंदी में व्यवहार करते हैं। जब उन्हें पता चलता है वो हिंदी बोल रहे हैं, तुरंत अंग्रेजी में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो मुख्यतः जो उनकी आत्मा है, आत्मा से भाषा वही निकलती है जो उनके आसपास बोली जाती है, सहज भाषा है। लेकिन ये क्योंकि स्टेटस सिंबल हो गया है, मैं आपको बताऊं कि यदि अंग्रेजी अमेरिका की भाषा न होती तो अंग्रेजी की स्थिति वो न होती जो आज है। कई बार ये जब बात चली और जब तब हिंदी के जो पुरोधा थे, जो हिंदी के सपोर्टर्स थे, उन सबों ने कहा कि हिंदी तो गरीबों की भाषा है और जन जन के अंदर बसी हुई है।
ये गरीबों की भाषा की संज्ञा दे देना, वैदिक जी, क्या यही एक मुख्य वजह रही कि आज भी ये गरीबी से ही जुड़ी हुई है और इसको दोयम दर्जे की भाषा मान लिया गया? नहीं, ये सब बनावटी बातें हैं। ये सच्चाई है कि पूरे देश में शहरी लोगों ने, ऊंची जातियों के लोगों ने और मालदार लोगों ने अपना एक वर्ग बना लिया है। देश के 125 करोड़ लोगों में से आप ये मानिए कि 100 करोड़ लोग बाहर बैठे हैं। एक खाई खोद दी है अंग्रेजी की और ये बता दिया सब बच्चों को, नौजवानों को, कि अंग्रेजी से बढ़िया दुनिया में कोई भाषा नहीं है। मैं किसी भाषा की आलोचना करना उचित नहीं समझता हूँ। अंग्रेजी मैं भी जानता हूँ, अंग्रेजी मैंने लिखा भी है, बोला भी है, पुस्तकें भी छपी है मेरी। किसी भाषा की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब तुलना हो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरा नहीं, अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार, सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक बर्नार्ड शॉ का कथन मानिए। बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि अंग्रेजी से अधिक किसी और भ्रष्ट भाषा को वो जानते ही नहीं। इतनी भाषा भ्रष्ट है कि लिखो राम और बोलो पढ़ो रावण, जी, लिखो रावण और पढ़ो राम, जी, लिखो फिश और पढ़ो घोटी, उन्होंने सिद्ध किया। और आपको याद होगा जो फिल्म बनी थी माय फेयर लेडी, उस माय फेयर लेडी फिल्म में ये सिद्ध किया गया, बर्नार्ड शॉ के नाटक के आधार पर बनी थी, कि अंग्रेजी न बोलने में शुद्ध है, न उसका व्याकरण शुद्ध है, न उसके पास अपनी शब्दावली है। आप अंग्रेजी शब्दकोश निकाल के देखिए, सब उधार के शब्द भरे हुए हैं और कहते हैं हिंदी के पास शब्द नहीं है। मैं समझता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी के पास शब्द नहीं है, उनसे बड़ा अज्ञानी मैं नहीं जानता हूँ। हिंदी में संस्कृत से, फारसी से, अरबी से, अपनी सारी भाषाओं से, सारी भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं और आते हैं। जो एक धातु से 2 लाख शब्द बन सकते हैं। जी बिल्कुल। और पाणिनि ने 1800 धातुओं की गणना कराई है। लेकिन हिंदी का शब्दकोश कोई बनाए तो अंग्रेजी से 100 गुना बड़ा शब्दकोश बन सकता है। यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदी पर अब उतना काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था? जरूर शुरुआत इसकी संस्कृत से हुई, धीरे धीरे हम जो हिंदी भाषी हैं, हम सभी ने अपने आप को एक, जैसे कहा जाए, किले में घेर लिया और हमने ये कहा कि इसको शुद्ध होना चाहिए, इसके अंदर ये नहीं आना चाहिए, और धीरे धीरे हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अभी कोई अगर नया भूमंडलीकरण का दौर है, ये इंटरनेट का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है, और उसमें कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके लिए सही और उपयुक्त शब्द नहीं मिलते हिंदी में। तारिक साहब, आप इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से हमें बता भी पाएंगे, क्योंकि साइंटिफिक वर्ड्स, जो सबसे साइंटिफिक जो शब्द होते हैं, वैज्ञानिक शब्दों की सबसे बड़ी कमी दिखती है हिंदी में। दिखती है लेकिन है नहीं असल में। जी, ये बात सही है कि तत्सम और तद्भव शब्दों को हम अब उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिस तरह से हमें करना चाहिए था। जो आसान शब्द हैं, जिनको हम आसानी से उनकी व्याख्या कर सकते हैं और जो बोलने में ही समझ में आने चाहिए, वैसे शब्दों को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जबकि वैज्ञानिक शब्दावली आयोग बना हुआ है, हमारे पास पुराना जो साहित्य है, वैदिक साहित्य कहें या कोई भी साहित्य करें, उसमें शब्द हैं, अणु, परमाणु, ये सब शब्द हैं और वो समझ में आते हैं। अभी गॉड पार्टिकल की बात करें तो वो भी शब्द है जी, वो अवेलेबल है, फिर भी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन फिर क्या वजह है कि अभी हमने आपको एक जो रिपोर्ट दिखाई, उसमें हम लोगों ने देखा और एक बड़ा आंदोलन देखा हमने, बच्चों ने जो उठाया सीसैट को लेकर, क्या वजह है कि उन लोगों को कुछ सही शब्द ही नहीं मिल पाए और ऐसा अनुवाद आपने देखा जो हास्यास्पद नहीं, अफसोसनाक कहना चाहिए। तो संघ लोक सेवा आयोग की अकर्मण्यता है जी, और उनका सरकार से नहीं डरना है। सरकार मोदी की है, सारा देश ये जानता है। इसके बावजूद संघ लोक सेवा आयोग ने जो दुस्साहस किया है, अगर कोई तगड़ा प्रधानमंत्री हो, और मैं तो नरेंद्र मोदी से कहता हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग के वो जितने लोग हैं उन सबको बर्खास्त करे और उनकी जगह नए लोगों को नियुक्त करे। जी। अभी जो नई अध्यक्ष आई हैं, कल मैंने उनको पत्र लिखा है कि संसद को गुमराह किया है, सरकार को, संसद को सरकार आश्वासन देती है कि परीक्षा में अनुवाद शुद्ध करेंगे। क्या किया उन्होंने? 26 प्रश्न ऐसे पूछे हैं उसके अंदर कि जो आदमी समझ ही नहीं सकता है। जी। मैंने कहा है कि उन 26 प्रश्नों को निकाला जाए, उनके नंबरों को हटाया जाए और बाकी जो नंबर बचे हैं उनके आधार पर परीक्षा ली जाए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है देश में। मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं
वो उन तक ही सीमित रह जाएगा जी। वही सिर्फ हिंदी में बात करेंगे विदेशी अतिथियों से। जी बिल्कुल, और वो भी हालांकि ब्रिक्स में जाकर वो भी अंग्रेजी बोल के आए, ब्रिक्स में जाकर उन्हें भी अंग्रेजी बोलनी पड़ी, और अंग्रेजी और अंग्रेजियत के बीच हिंदी कहाँ तलाश करे अपनी स्थिति। लेकिन एक दूसरा सवाल है शर्मा जी की, जिस तरह से कट ऑफ लिस्ट बहुत बड़ा एक टेंशन होता है, और बच्चों के लिए जब भी कट ऑफ लिस्ट आता है तो कुछ खास सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। यदि मैं उन आंकड़ों और एक रिसर्च की बात करूं तो हिंदी सबसे अंतिम विकल्प होता है। कुछ नहीं मिला तो हिंदी पढ़ लेते हैं। इसको कैसे दूर करेंगे आप? यदि बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो हिंदी का प्रसार कौन करेगा? देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था, मैं पुनः कहता हूँ कि भाषा का रोजगार से गहरा संबंध है जी। जिस भाषा में रोजगार के अवसर होंगे विद्यार्थी उसको पढ़ेगा। अंग्रेज जिन देशों की बात अभी की तरफ इशारा कर रहे थे हमारे मित्र वैदिक जी, उन देशों में मैं रहा हूँ। मैं रूस में रहा, मैं पोलैंड में रहा, मैं कोरिया में रहा, मैं चीन गया, जापान गया। और कोरिया का मैं आपको उदाहरण दूं, कोरिया एक बहुत छोटा सा देश है, मेरे ख्याल से तमिलनाडु से भी छोटा होगा जी। और वहाँ कोरियाई बोली जाती है। मैं जहाँ प्रोफेसर था हांगकांग यूनिवर्सिटी फॉरेन स्टडीज में, तो वहाँ के वाइस चांसलर ने हमको एड्रेस किया, और हम सभी विदेशी अध्यापक थे, कुछ इंग्लैंड के थे, अमेरिका के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, और उन्होंने कहा कि हम विश्वविद्यालय की पॉलिसी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और उन्होंने कहा मैं कोरियाई में बोलूंगा। इतना अंग्रेजी में कह रहे थे वो, और वो 1 घंटे तक कोरियाई में बोलते रहे। और जब हमें कुछ नहीं आ रहा था किसी को, हम 70 टीचर्स थे, 70 टीचर्स में से एक भी ऐसा नहीं था जो कोरियाई भाषा जानता था, कि वो सब नए गए थे, उसी साल ज्वाइन किया था। बिल्कुल। और 1 घंटे बोलने के बाद उन्होंने पूछा कि आपके कोई कमेंट्स हैं? तो मैंने उनसे कहा मेरा एक ही कमेंट है कि हमने 1 घंटा बर्बाद कर दिया। बोले वो क्यों? मैंने कहा हम तो समझ नहीं पाए क्या बोल रहे थे। बोले आपको ये भाषा सीखना चाहिए। तो अफसोस ना कि वो मानसिकता जिसकी तरफ वैदिक जी इशारा कर रहे थे, मैं उसी बात से सहमत हूँ। हिंदी किसकी है जब हिंदी को अपनी भाषा ही नहीं मानेंगे? जी बिल्कुल, और केवल भाषा की तरह से अगर इसे लिया जाए और इसे पेपरों में रखा जाए, कागजी तौर पर केवल राजभाषा बनाकर और उसे रानी बनाकर रखा जाए, तो शायद इसका प्रसार उस तरह से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। जरूरी है कि ये बेटी बनकर इस देश में घूमे फिरे और लोगों के बीच में रहे, तब शायद इसका विकास हो पाएगा। और अब छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हिंदी की चुनौतियों पर और बातें करेंगे, और चुनौतियों से निपटने के लिए और कौन से ऐसे रास्ते ढूंढे जाएं ताकि अगले हिंदी दिवस को इस बात पर बहस करने की जरूरत ही न पड़े कि हिंदुस्तान में हिंदी कहाँ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में हिंदी की। पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेजी के साथ हिंदी लड़ रही है। इसके पहले उर्दू के साथ भी उसकी लड़ाई मशहूर रही। उसके अलावा तमाम बोलियां ऐसी थी जो हिंदी के सामने खड़ी हो गई। तब यह कहा जाता था कि हिंदी बड़ी बहन की तरह से व्यवहार करती है, और इस वजह से तमाम बोलियां उसके खिलाफ खड़ी हो गई। मुझे इस वक्त याद आ रहा है गोपाल दास सनेही जो त्रिशंकु के नाम से लिखा करते थे, उनकी कुछ पंक्तियां हिंदी की इस लड़ाई पर जो उन्होंने लिखा था कि अब वतन देखूं या सरकार की आबरू देखूं, हिंद को देखूं कि अब मुसलमान हिंदू देखूं, तय की समझे सुखन फहम जुबां हो गई, काम अपना करूं कि हिंदी और उर्दू देखूं। जी हाँ, भाषा वो होनी चाहिए जिससे काम हो सके, काम भी हो सके और काम मिल भी सके, और ऐसे ही बननी है हिंदी को। और इसी में अगर हम देखें, भूमिकाओं की बात करें तो पत्रकारिता की भी अपनी भूमिका है, फिल्मों की अपनी भूमिका है, अध्यापन की अपनी भूमिका है, और विज्ञान की अपनी भूमिका है। पत्रकारिता की क्या भूमिका है ये समझना जरूरी है। वैदिक जी हमारे साथ हैं। वैदिक जी, आप स्वयं भी एक मशहूर पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि किस तरह से मीडिया का वर्चस्व है एक तरह से कहा जाए भारत में, और बहुत बड़ा एक माध्यम बन सकती है मीडिया हिंदी के प्रसार को लेकर। लेकिन सच्चाई यदि आप देखें तो आज भी सबके मन में अंग्रेजी मीडिया का एक सम्मान सा है। यहाँ तक कि अंग्रेजी पत्रकारों के पैसे भी, वेतन भी कुछ ज्यादा ही होते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई मीडिया को अब सोचने की जरूरत है कुछ इस तरह से, ताकि वो हिंदी की सेवा कर सके, न कि हिंदी को सेविका बना ले? देखिए, हिंदी और अंग्रेजी की पत्रकारिता में ये जो अंतर आपने बताया ये सच है, लेकिन ये दिमागी गुलामी के कारण है। वरना आप देखें कि हिंदी चैनलों को देखने वालों की संख्या और हिंदी अखबारों को पढ़ने वालों की संख्या कुल अंग्रेजी
पढ़ने और देखने वालों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। जिन दिनों नवभारत टाइम्स का मैं संपादक था, सारे अंग्रेजी के अखबार दिल्ली के मिल के जितने निकलते थे, नवभारत टाइम्स उनसे अकेला ज्यादा निकलता था। और पढ़ने वालों की संख्या, अंग्रेजी अखबार को 1 या 2 आदमी पढ़ता है, क्योंकि सबका अहंकार होता है, पैसे वाले होते हैं, शिक्षित होते हैं, ऊंची जात के होते हैं, अलग अलग मकानों में रहते हैं। हिंदी पढ़ने वाले लोग गांवों में रहते हैं, जिलों में रहते हैं, अहंकार लगभग नहीं होता है। एक ही अखबार को 10 लोग, 20 लोग, 30-30 लोग पढ़ते हैं, शाम तक पढ़ते हैं। अंग्रेजी का अखबार पढ़ा, 10-15 मिनट में फेंका, रद्दी हो गया। हिंदी का अखबार लोग देर तक पढ़ते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि हिंदी का पाठक वर्ग इतना बड़ा है, पाठक संख्या इतनी बड़ी है, और देश में लोकतंत्र है, कोई राजा का राज नहीं है, जनता का राज है, संख्या बल का राज है। तो ये कहना कि हिंदी कमजोर है या हिंदी पिछड़ी हुई है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों की मानसिकता है जो पिछड़ी हुई है। एक बार सरकारी कामकाज में हिंदी का रुतबा जमे और सरकार प्रतिबंध लगाए तरह तरह के, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, और जैसा मैं पिछले 50 साल से तर्क देता रहा हूं कि अंग्रेजी माध्यम के जितने स्कूल है भारतवर्ष में सब बंद किए जाने चाहिए। हमारी संसद और विधानसभाओं में जो भी अंग्रेजी बोले उसको कम से कम 6 महीने की सजा होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर ऐसा नहीं लगता कि ये कह के कि हम विरोध करेंगे और हम ये अंग्रेजी स्कूलों को बंद करो, अंग्रेजी को मत पढ़ाओ, ये कहकर हम हिंदी के दुश्मन कुछ और बना लेते हैं? नहीं, वो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि अन्य भाषाओं को भी अपनाओ और हिंदी की पुनर्स्थापना भी हो जाए? अंग्रेजी भारत में भाषा नहीं है जी, अंग्रेजी डंडा है, भाषा नहीं है। भाषा का काम नहीं करती अंग्रेजी। अंग्रेजी रुतबा जमाने का काम करती है, रौब जमाने का काम करती है। सारी भाषाओं से प्रेम करने और उनको आगे बढ़ाने की बात तो मैं कहता हूँ, लेकिन अंग्रेजी की वजह से जो देश के 100 करोड़ लोगों के मौके नष्ट हो रहे हैं, समानता का अवसर नष्ट हो रहा है, देश में विषमता फैल रही है, जादू टोना चला हुआ है। अदालत में बहस होती है 10-10 साल, बहस करने वाले को पता नहीं कि वो क्या बहस कर रहा है। जो जज फैसला देता है उसको 6-6, 8-8 दिन लग जाते हैं 1-1, 2-2 पृष्ठ लिखने में, और जिसपे बेचारे को फांसी पे लटकाया जा रहा है, जिसपे मुकदमा चल रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरे पक्ष और विपक्ष में क्या बहस हो रही है। तो सारे देश में एक जंतर मंतर चल रहा है, जादू टोना चल रहा है, इसको खत्म करना चाहिए और अपनी भाषाओं में सारा काम करना चाहिए। एक तो सरकारी स्तर पर काम होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में और अन्य भाषाओं में बहस करने की अनुमति होनी चाहिए। सारे पब्लिक स्कूल्स हिंदुस्तान के बंद होने चाहिए। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां विदेशी भाषा छोटे बच्चों पर अनिवार्य है। तुम हिरन पर घास लादना अनिवार्य करोगे? अरे घास तो गधों पे ला दी जाती है, हिरन पे घास लाद रहे हो। छोटे बच्चों को विदेशी भाषा यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं और छोटे बच्चों का आप देखिए दिमाग विदेशी भाषा पढ़ने में इतना परेशान हो जाता है कि जर्मनी में तो प्रतिबंध लगाया गया, उन्होंने प्रयोग किया तो उनका छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि बिल्कुल पंगु हो जाती है जी। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा जरूरी है समझना कि भाषा अभी भी, चाहे इस सच्चाई को हम माने या न माने, बिल्कुल कम्युनिकेशन की जिसको भाषा बोला जाए, अंतर्राष्ट्रीय संचार की भाषा के रूप में चाहे अनचाहे अंग्रेजी स्थापित हो गई है। और कुछ बच्चों ने, हमारे पास कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने कोशिश की हिंदी में अपनी बात रखने के लिए, उन्हें किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा, ये मनस्थिति समझना जरूरी है, तभी शायद हम लोग पहुंच पाए इसकी। अगर अंग्रेजी से संचार होता है, हाँ। अंग्रेजी से हम किसी से, आपने कहा कम्युनिकेशन, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, किसी भी भाषा का कोई मूर्ख ही विरोध कर सकता है, हाँ। मैं अंग्रेजी की अनिवार्यता का विरोधी हूँ, उसकी दादागिरी का विरोधी हूँ। कोई स्वेच्छा से अंग्रेजी पढ़ना चाहे, चीनी पढ़ना चाहे, आज चीन से भारत का व्यापार $70 अरब से भी ज्यादा का है, हाँ। लेकिन हम अंग्रेजी पर जोर दिए जा रहे हैं। अगर चीनी भाषा पढ़ने वाले 500 विद्यार्थी हो तो हमारा व्यापार $200 अरब से ज्यादा का हो जाए। जी, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलकर किस हालत से गुजरना पड़ता है, बच्चों को ये समझना बड़ा जरूरी है। वो तो व्यवस्था का दोष है, इन बच्चों का दोष नहीं है। तब शायद हाँ, व्यवस्था में भी क्या सुधार होगा ये भी मैं पूछना चाहूंगी जी। किस तरह की बातें आपके साथ हुई जब आपने हिंदी बोली? मैम, मैं हिंदी माध्यम से मैंने पढ़ाई करी है और मैं बिहार से हूँ। जब मैं दिल्ली आई तो मैं बड़े बड़े ऑफिसेज में गई और मॉल में गई, तो सामने वाले अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो मैं अपनी बात को रख नहीं पाती हूँ और बहुत ऐसी परेशानी आई। मैं जानकर भी
मुझे किसी विषय पे अच्छे से पता है, मैं बोल नहीं पाई। और वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकती हैं तो करिए, और अगर नहीं कर सकती हैं तो चुप हो जाइए। जी, तो इसका जवाब ये है कि जो आपसे अंग्रेजी में बात करे, हिंदुस्तानी, अंग्रेज को अंग्रेजी में बात करने की छूट है, हिंदुस्तानी आपसे अंग्रेजी में बात करे, तो मैं चाहता हूँ देश में वो हालत पैदा होनी चाहिए कि आप उससे पूछें कि बताओ तुम्हारी माँ अंग्रेज है या तुम्हारा बाप अंग्रेज है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं लगता कि कहीं तो कुछ कमी है अपने अंदर? हम सभी हिंदी के हैं और मैं शायद गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हम सभी के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते ये हैं। बड़ी सच्चाई है कि इन 70 साल में हमने अंग्रेजी और अंग्रेजियत की दादागिरी को एकदम से स्वीकार कर लिया है। और हम खुद हिंदी का अध्यापक होते हुए भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वर्तमान जो बीत गया सो तो बीत गया, आगे आने वाले दिनों में भी हम लाख इस पे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन जो इतिहास और अतीत में जिस तरह से हमने अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया हर जगह, उसको हम पदस्थापित नहीं कर सकते। शर्मा जी, एक लेकिन जो मेरा एक और जो मुख्य मैं जिस बात पर जोर देना चाहती हूँ वो ये भी है कि केवल पढ़ाई से नहीं होगा, कुछ ऐसे भी ऑप्शंस, ऐसे विकल्प होने चाहिए हमारे सामने, जो भले ही मैं कुछ भी नौकरी करती हूँ, कोई भी भाषा बोलती हूँ, मेरे पास कुछ पत्रिकाएं ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसे उपन्यास होने चाहिए जिससे मैं सीधे तौर पर जुड़ूं और मैं पढूं। जैसे मैं अंग्रेजी की उपन्यास और पत्रिका और कविताएं पढ़ रही हूँ, वैसे ही इसमें पढूं। क्या इसमें वाकई कितना स्तरीय लिखा जा रहा है? बहुत लिखा जा रहा है। और हमारे जो यंग राइटर्स हैं, जो कंटेम्प्रेरी जो हिंदी के लेखक है, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। समस्या क्या है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, समस्या है वो मेंटलिटी। जैसे हिंदी के प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी ने दिया है तो फिल्मों ने और पत्रकारिता ने, इसमें कोई शक नहीं। शिक्षा व्यवस्था तो वही थी और वैसी है जैसी आज चल रही थी। धीरे धीरे आप देखिए, अभी इस बात को कहा गया, आज़ादी के बाद दो तरह के स्कूलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। एक तो ये जो पब्लिक स्कूल्स हैं, अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई होती है, और दूसरे बिल्कुल खूब मंडूकता की शिक्षा देने वाले, चाहे वो मदरसे कहिए, चाहे उन्हें वो कहिए जो हमारे वो कम्युनिटी, संस्कृत खास संप्रदाय स्कूल वाले जी। तो वो दो एक्सट्रीम्स हैं। यानी अब रामप्रसाद पब्लिक स्कूल खोलेंगे तो नहीं चलेगा, और अगर लेडी एजुकेशन स्कूल खोल देंगे तो चल जाएगा। स्कूल वही है, मतलब चाहे उसमें अंग्रेजी माध्यम शिक्षा दी जा रही है या हिंदी माध्यम, लेकिन नाम बिकता है, तो ब्रांड बिकता है। तो दिक्कत यह है कि हम हिंदी की स्वयं मजाक बनाते हैं। जो सिलेबस जिसका मैंने जिक्र किया था, पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी ने किताबें बनाई हैं पाठ्यक्रम की, उसमें अगर कोई ऐसा जैसे मुक्तिबोध को पढ़ाया जा रहा है उसमें, तो आमतौर से धारणा लोगों के बन जाती है कि मुक्तिबोध तो बड़े मुश्किल कवि हैं, और नागार्जुन को पढ़ाया जाता है तो लगता है कि वो सरल कवि हैं, क्योंकि वो जन कवि हैं और उनकी कविताएं बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की उदास, ये हम आसानी से पढ़ लेते हैं। तो उस जो भाषा है उसमें रवानगी होना चाहिए, और जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है हिंदी का, उसमें हिंदी की उन रचनाओं को रखा जाए जो ज़्यादा पॉपुलर हैं। जैसे आप बताऊं मैं आपको कि जो मंच के कवि हैं वो ज़्यादा पॉपुलर, सब लोग उनको जानते हैं, लेकिन जो मंच से अलग हटकर जिनको हम कहते हैं कि शास्त्रीयता और लोक वो अलग का अंतर है जी। तो उसमें हम हिंदी वाले भी और अहिंदी भाषी भी सब उसको मजाक के स्तर पर लेते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में जो योगदान हमारी व्यवस्था का होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कितनी बड़ी त्रासदी है कि 90% नंबर लाने वाला विद्यार्थी हिंदी ऑनर्स पढ़ने के लिए बाध्य है, जिसका सपने में भी कहीं नहीं था मैं हिंदी ऑनर्स पढ़ूंगा। क्यों उसके कहीं एडमिशन नहीं मिला। उसके लिए लास्ट चॉइस जो आपने कहा था, हिंदी लास्ट चॉइस हो गई। आज ही मैं एक कॉलेज में गया था, वो विद्यार्थी मुझसे कह रहा था, सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हूँ, अब क्योंकि मुझे और जगह एडमिशन नहीं मिला तो हिंदी पढ़ रहा हूँ, मेरा क्या भविष्य हो सकता है। तो पहला रिएक्शन तो मेरा ये था, उसके बारे में मुझे बहुत ही दुख हुआ कि यंग मेरा जो बेटे के समान विद्यार्थी है, इसका फ्यूचर क्या होगा जी, ये कहाँ जाएगा। तो हमारी समाज व्यवस्था ने ये प्लान ही नहीं किया कि हमारे जो यूथ है उसे वो शिक्षा दें जो वो ईमानदारी से पढ़ करके और जो सपना है अपना उसको पूरा करे जी। बहुत बड़ा गैप है इसमें, बहुत बड़ा गैप है और ये बढ़ता जा रहा है जी। और हमारे साथ एक खास विद्यार्थी भी है, और जो कि IAS जिसको कहा जाए कि सबसे बड़ी नौकरी होती है, और उसके लिए बच्चों ने बहुत तैयारी वो करते हैं। इस बार CSAT का पूरा आंदोलन हुआ, ये लोग सभी उसमें थे। किस तरह की समस्या थी आपको, क्यों आप लोगों ने इतना विरोध किया? हिंदी में तो पत्र था,
हालांकि वो रिपोर्ट हमने दिखाई है, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका अर्थ यहाँ पे लोग जितने तमाम बैठे हैं 2-4 ही जानते होंगे। जैसे एक अर्थ हिंदी का एक शब्द था सुगटे। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे कोई अर्थ जानता होगा उसको। हाँ। लेकिन मैं उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करता हूँ। हाँ। तो प्लास्टिक बोलते हैं। हाँ। प्लास्टिक का हिंदी होता है, हिंदी का शब्द था। हाँ। यहीं पर एक सवाल उठ जाता है, आप हैं बद्र साहब हमारे साथ, हिंदी का ही तो शब्द था, तो यदि हिंदी का शब्द था तो विरोध क्यों था? या इसके आप अच्छा विकल्प बताएं मुझे। वैदिक जी, मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आपके पास इसके विकल्प होंगे जरूर, क्योंकि ये वैज्ञानिक भाषा है। तमाम इस तरह के और भी आप मेडिकल ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग के शब्द ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी अनुवाद ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या वहां पर एक उपाय हम लोग ये रखें कि उसके उन सारे शब्दों के लिए अंग्रेजी वाली ही अपना लें? देखिए, ये ट्रांसलेशन की समस्या जैसा इंगित किया था पहले इधर वक्ताओं ने, वही बारी बात आ जाती है कि रवानगी किस शब्द में है और किसको आप सुनते आए हैं। जब आपने शुरू से उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ना आपने सुने, ना आपने पढ़े, तो आप कहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप उसको कहाँ से बताएंगे आप? जो हम लोगों की रीडिंग हैबिट्स खत्म हो गई हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है। स्कूल लेवल से हमें रीडिंग हैबिट्स जो हैं, हमें अपनी भाषा पढ़ने का एक जो चस्का होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण मैं और देता हूँ आपको, बहुत छोटा सा। मुझे थोड़ा सा कविता का शौक है और मैं पढ़ रहा था, तो एक जापानी में हाइकूज, आप जानते हैं कि वो 3 शब्दों में वो कविता होती है, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इसमें थोड़ा हिंदी में मैं थोड़ा लिखने लगा अपने अपने स्वांता सुखाए के लिए। तो मैंने कहा चलो जापानी भाषा सीख लेते हैं, थोड़ा सा और अनुभव बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ गया, जो ये लोग सिखाते हैं, जापान सोसाइटी एक है, तो मैंने फॉर्म भरा, उनको दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, बोले आप पहले अपनी हिंदी की पूरी वर्णमाला सुनाएं जी, तब आपको एडमिशन मिलेगा। मैं अटक गया। हाँ। क्योंकि हिंदी पढ़ी थी, मैं तो अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसको सीख के दोबारा याद करके आए, तब हम विचार करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आपको अपनी मातृभाषा की वर्णमाला का ज्ञान नहीं है। ABCD आप जानते हैं Z तक, और का से आप नहीं जानते। वर्णमाला की बात चल रही है और हिंदी की बात चल रही है। मेरे पास ये सारे बच्चे हैं जो हिंदी कह रहे हैं कि हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी बोलते हैं। भविष्य का सवाल है। मैं इन बच्चों से पूछना चाहूंगी, आप बताइए मूर्धन्य श किसको कहते हैं? तलाव्य श किसको कहते हैं? ऊपर तालव्य श किसको बोलते हैं? पता नहीं है। आप यहाँ बताओ, क्ष के बाद क्या आता है? क्ष के बाद क्या आता है? त्र आता है। अच्छा, इसके बाद बताओ मूर्धन्य श किसको बोलते हैं? मूर्धन्य श किसको बोलते हैं? कैसे लिखते हैं मूर्धन्य श? ये एक बड़ा रियलिटी चेक है। मुझे पक्का यकीन है कि आप ये जानकर दुखी हो रहे होंगे। नहीं, वो ठीक है, अभी नई पीढ़ी के बच्चों को ये बारीकियां नहीं सिखाई जाती हैं, लेकिन भाषा का मामला तो ऐसा है कि बिना सीखे ही चलती। भाषा तो बहता नीर है, जो कबीर ने कहा है कि बिना पढ़ा लिखा आदमी ही धारा प्रवाह भाषा बोलता है। कई आपने ऐसे संत देखे हैं हिंदी साहित्य में जिनका जिक्र आता है बड़े जोर से कि वो लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे। कहते ना, पोथी कभी हाथ में गई नहीं जी, बिल्कुल, कभी लिखा नहीं आखर। हाँ। लेकिन सारी दुनिया बांच ली और सारी दुनिया को बोल के सुना दिया। यानी कुल मिला के अगर देखें तो भाषा को इस तरह से बनाना होगा कि ये टेक्निकल जो चीजें हैं, व्याकरण को छोड़ के ज्यादा इस बात पे जोर दें हम कि उसे सहज ढंग से बहने दें। देखिए, भाषा का मतलब क्या? भाखा, बोलना। भाषा वो है जो बोली जाती है, लिखी तो बाद में जाती है। जी बिल्कुल, जो भाषण देना, भाषा। अगर हिंदी का प्रसार करना हो, अगर बिंदुवार अगर मैं पूछूं तो किस तरह के उपाय आप देखते हैं? पहली बात तो मैंने कहा कि सरकार को जो करना चाहिए, जो महात्मा गांधी कहते थे, राम मनोहर लोहिया कहते थे, गुरु गोलवलकर कहते थे, वो सब बात मैंने कह चुका हूँ। अब मैं ये जो कहता हूँ कि सिर्फ सरकार के करने से नहीं होगा, जैसा और भी बंधुओं ने कहा, जनता को भी कुछ करना चाहिए। सबसे पहले जनता को शुरुआत करना चाहिए
अपने दस्तखत अपनी भाषा में करने से। अपने नाम पट वगैरह जो लगाते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं, निमंत्रण पत्र भेजते हैं, चिट्ठियाँ पत्रियाँ लिखते हैं, वो सब हिंदी में लिखना चाहिए, हिंदी में और अपनी भाषा में लिखना चाहिए। और जो बातचीत करते हैं आपस में वो हिंदी में करना चाहिए, गर्व अनुभव करना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत सारे काम ऐसे हैं, परीक्षाओं में अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, विदेशी भाषाएं जरूर सीखना चाहिए, सिर्फ अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए जी। वो विदेशी भाषा सीखना चाहिए जहाँ जहाँ आपको अनुसंधान करना हो, जहाँ जहाँ आपको कूटनीति करना हो, जहाँ जहाँ विदेशी व्यापार करना हो, जहाँ जहाँ विदेशों से सीखना हो, वहाँ खूब विदेशी भाषाएं सीखना चाहिए। हाँ। लेकिन अपनी भाषा सर्वत्र चले, अदालतों में, सरकारी दफ्तरों में, व्यापार में, फौज में, सरकारी ढंग से कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हर जगह अपनी भाषा का महत्व बना रहे। जी। बद्र साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरह से हिंदी भाषा को इतना प्रसार मिले ताकि जो सबसे ज्यादा जो बड़ी चुनौती मैं समझती हूँ कि भूमंडलीकरण के दौरान वैज्ञानिक भाषा का बहुत ज्यादा, वैज्ञानिक शब्दों की बड़ी चुनौती है, उसको कैसे हिंदी एक तरह से उस चुनौती का सामना करे? आपका बड़ा अच्छा ये प्रश्न है। वैज्ञानिक और तकनीकी युग है, ये चल रहा है। जब तक हम विज्ञान और तकनीक को अपनी भाषा में नहीं, जो मातृभाषा हिंदी की बात हो रही है, राजभाषा की बात हो रही है, उसको नहीं लाएंगे तब तक हम पिछड़े रहेंगे। तो इसमें काफ़ी अभी कदम उठाए गए, सरकार की तरफ से काफ़ी कदम है, बहुत सारे अनुसंधान केंद्र भी काम कर रहे हैं भाषा के इस बारे में, शब्दावली आयोग है। इनमें सब में एक सामंजस्य की आवश्यकता है, क्योंकि जो काम हो रहा है उसमें तालमेल अगर नहीं होगा तो वो काम अलग अलग दिशाओं में चला जाएगा। एक तो वो है। दूसरा इसमें यह है कि जो लिटरेचर है हिंदी में, जो साइंटिफिक लिटरेचर है, उसको आगे लाने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपना बाजार स्वयं ही क्रिएट करना पड़े, खुद ही बनाना होगा। जी बिल्कुल। हम अगर गर्वान्वित नहीं होंगे अपनी भाषा को में बात करके, अपनी भाषा में पढ़ के, अपनी भाषा में लिख के, लिखने पढ़ने का तो काम खत्म ही हो गया है जी। तो अब काम है कीबोर्ड का जी। तो हम क्यों नहीं बच्चों को हिंदी का ही कीबोर्ड सिखाते हैं? जी बिल्कुल, हिंदी के कीबोर्ड सेवी बनाएं और ज्यादा से ज्यादा तकनीक से जोड़ देंगे तो हिंदी का अपना ही प्रसार हो जाएगा। आपके पास कोई सवाल है? जी मैम, एक बार मैं प्राइवेट कंपनीज में इंटरव्यू के लिए गया, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने मैम आई, उन्होंने सबसे उनका पहला वाक्य ये था मुझसे कि क्या आपको इंग्लिश आती है? तो मेरे अपोजिट दूसरा लड़का था, वो भी इंटरव्यू के लिए आया था, तो मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं आती। और उससे पूछा गया, उसने बोला मुझे आती है, तो मुझे रिजेक्ट करके मुझे बाहर भेज दिया गया, उसको सिलेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद बाहर जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे साथ मैं तो पिछड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी हिंदी भाषा भी पिछड़ रही है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, और बेहद अहम सवाल है ये शर्मा जी कि जिस तरह से हिंदी का ये, अगर इस तरह के उदाहरण होंगे तो बच्चे क्यों नहीं हिंदी से थोड़ा पिछड़ जाएं? देखिए, ये मैं नहीं समझता कि हिंदी का भविष्य कोई बहुत अंधकार में है। ये बड़ी मिथ्या धारणा है और जानबूझकर फैलाई जा रही है। हिंदी का भविष्य बिल्कुल भी अंधकार में नहीं है। हिंदी फलेगी फूलेगी और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, और उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि हमारे यहाँ की आर्थिक शक्ति, भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है, आगे और बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं तथ्यों के साथ इस बात को पुष्ट कर सकता हूँ। हाँ। जो अभी 2000 के आरंभ में, हाँ। 2005 से पहले जो मंदी, आर्थिक मंदी आई दुनिया भर में, हाँ। सब देशों की आर्थिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गई थी और हिंदुस्तान की जमी हुई थी। उस समय में इत्तेफाक से कोरिया में था, तो वहाँ के लोग कहते थे आपकी आर्थिक हालत तो अच्छी, हमसे हम तो लगभग डूबने को। और इंडिया ने कोरिया को बेल आउट कर दिया। तो उनकी जितनी कंपनियां भारत में काम कर रही है इस समय, उतनी भारत की कंपनियां कोरिया में नहीं है, भारत के लोग नहीं है। हाँ। कोरिया छोटे से देश के इतने लोग भारत में हैं, भारत के बहुत कम लोग वहाँ काम करते हैं, तो हम पैसा देते हैं। नहीं, हाँ। मैं अभी बात इससे पूरा करना चाहता हूँ। और उनके लोग हिंदी सीखते हैं। हाँ। कोरिया में 250 के आसपास स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं। हाँ। अब पूछे इतने लोग कहाँ जाएंगे? हाँ। वो कहते हैं भारत में हमारी कंपनी है, वहाँ हम हिंदी में बातचीत करेंगे, हिंदी में लोगों से अपना व्यापार बढ़ाएंगे। और जब ये बात आगे जाएगी, जैसे अब अंग्रेजी की बात, ये तो सही, वो तो मानसिकता है जिसकी बात आप ये कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए कि हिंदी को, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम लोग समस्या को मानसिकता समझ के भूल जा रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं। इस बच्चे को नौकरी नहीं मिली, उसका उत्तर वो इसलिए क्योंकि उस कंपनी का काम जो अंग्रेजी
अंग्रेजी भाषी लोगों से संपर्क करना होगा। हाँ। लेकिन ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी माध्यम ये बता के मुझे अंग्रेजी आती है, नौकरी मिल गई, और कभी उसने अंग्रेजी वहाँ नहीं बोली होगी। तो ये तो एक इंटरव्यू की स्थिति है। हाँ। लेकिन ये हकीकत है कि जो हिंदी है, क्योंकि हिंदी अब वो विशुद्ध हिंदी नहीं रह गई है जो पहले थी, उसमें अनेक भाषाओं के शब्द भी शामिल हो गए हैं। इंग्लिश हो गई। मेरे साथी ने अभी कहा था प्लास्टिक का जो हिंदी में शब्द होता है, हाँ। प्लास्टिक को प्लास्टिक में क्यों नहीं कह सकता, मैं क्यों उसके लिए दूसरा शब्द ढूंढूंगा। हाँ। जब मैं रेडियो को रेडियो बोलता हूँ, हाँ। और जब मैं टीवी को टीवी बोलते हैं, तो उसमें पेपर को पेपर ही कहते हैं। बहुत से शब्द हैं। अंग्रेजी हिंदी के शब्दों को ले रही है। अब सोचिए अंग्रेजी अखबारों को आप देखिए, वो करी चली गई, खिचड़ी चली गई। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। सरकार को इस तरफ पर कदम उठाना पड़ेगा, और मैं बधाई देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने ये बात कही कि मैं हिंदी में व्यवहार करूंगा, हिंदी बोलूंगा, इससे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। ये संदेश की बात होती है, सिंबॉलिक होता है। लेकिन यही संदेश जब अटल जी भी जाकर बोल आए थे, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण कराए थे, चंद्रशेखर जी भी बोल आए, हमने भी तब से यही संदेश दे दिया था। इनकी प्रतीक्षा तो करें जी, लेकिन इसके बाद राजनीतिक संदेशों की यदि हम बात करें तो शायद हम अपने आप को धोखा देंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी केंद्र में इमरजेंसी के बाद में, और जब जो गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, उस समय उन्होंने फैसला लिया था, जो बहुत पहले से लंबित पड़ा हुआ था, कि अनुवादक और हिंदी अधिकारी रखे जाएंगे। उससे पहले, उसके बाद एक बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां लोगों को उसमें मिली, हिंदी ट्रांसलेटर के रूप में, हिंदी अधिकारियों के रूप में। उससे पहले तो नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर एक बड़ा गैप आ गया, फिर आर्थिक उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया, अनेक मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आ गई, अनेक टीवी चैनल्स आ गए। जी बिल्कुल। अब बताइए कैसी ऐसी मजबूरी है कि वो अंग्रेजी के चैनल भारत में आके हिंदी चैनल शुरू कर रहा है। जी, तो उसको कुछ तो आर्थिक लाभ हो रहा होगा, वो सोशल वर्क नहीं कर रहा, वो बिजनेस कर रहा है। बाजार है, और इस बाजार को समझने की जरूरत भी है। और किसी के पास कोई सवाल है? जी मैम, मतलब डोमेस्टिक कॉल सेंटर में मैं गया था, तो वहाँ काम होती है हिंदी, मतलब लोगों को समझाना, वो जो भी कस्टमर को प्रॉब्लम होती है वो हिंदी में ही समझाते हैं। लेकिन वहाँ जो इंटरव्यू लिया गया वहाँ इंग्लिश में लिया गया, और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, उस समय में रिजेक्ट कर दिया गया। मैम, अगर हमारे रिलेटेड या रिश्तेदार में या पड़ोसी के बच्चे हाई सोसाइटी में पढ़ते हैं, और उनके मम्मी पापा बोलते हैं हमारे बच्चे हाई सोसाइटी में पढ़ते हैं, और आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते स्कूलों में पढ़ते हैं? हाँ। जी, आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमारे मम्मी पापा को ये एहसास दिलाया जाता है कि मतलब हिंदी मीडियम क्यों, इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं। हाँ। मैं तो एक उदाहरण देना चाहूंगी मैम। एक दूसरे देश के लोग हमारे देश की भाषा बोलते हैं। जैसे एक अभिनेत्री हैं, लॉरेंस, वो उसकी हैं जी, फ्रांस की, वो बाहर से आके हिंदी सीख रही हैं, और हमारी कटरीना कैफ अंग्रेजी बोलती हैं। जी बिल्कुल। तो ये बड़ा अंतर है। और वैसे तुम्हारी ये बात बहुत सही है कि कम से कम ये जो एहसास है कि कुछ भी हो, हम कोई खराब नहीं है, और अपने आप को दोयम दर्जे नहीं समझने का यही एहसास हिंदी को जगाता रहता है। सर, ये एक जो बच्चे ने एक सवाल उठाया है वो अहम सवाल है। कई बच्चे ऐसे होंगे मेरे ख्याल से, और भी हम आएंगे एक एक करके। ये सभी इस दौर से कहीं ना कहीं गुजरे हैं। हम सभी ने नौकरी पाई थी जब पहली बार, तो पहला इंटरव्यू अंग्रेजी में दिया था। मानसिकता बदलने की जरूरत है। इस मानसिकता को बदलने के लिए क्या किया जाए? नहीं, देखिए, दो बातें। एक आदर्श की बात होती है, और एक बिल्कुल सच, जिंदगी के सच और यथार्थ की बात होती है। इस बच्चे ने जो प्रश्न किया था, और उस बच्चे ने जो प्रश्न किया था, ये भारत की जो वर्तमान स्थिति है, जो यथार्थ है, उससे ये सामना इन्होंने किया था। जी। शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से इस देश में है, यदि यही बनी रहेगी, तो मैं हिंदी का प्रोफेसर होने के बावजूद ये कहूंगा कि ये प्रश्न निरंतर इनके सामने पैदा होता रहेगा, और इनको बड़ा दुख पहुंचाएगा, और बहुत दिक्कत होगी। ये पीछे पिछड़ते जाएंगे, क्योंकि जिस गति से हमारी व्यवस्था चल रही है, और जिस तरीके से हमने इन 70 सालों में हिंदी को पदस्थापित करके और हर जगह अंग्रेजी को स्थापित करने की कोशिश किया, उसमें ये सारे प्रश्न एक दो नहीं, हर बच्चों के आगे आएगा कम से कम। जी बिल्कुल। उसके लिए कभी कभी मैं सोचता हूँ पर्सनल लेवल पर हो सकता है कि यहाँ इस 14 माने हिंदी की बात हम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा माने लगे कि मैंने नहीं कहना चाहिए। हाँ। मैं अपने विद्यार्थियों से अब ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी तो उनकी अपनी है, और हिंदी को वो पकड़े रहें दांत के तले बिल्कुल दबा करके,
लेकिन अपने अंदर वो क्षमता पैदा करें कि जो आने वाला जो दिन है, उसके जिससे साथ उनको साथ चल टकराना सके। है, जी, उस टकराहट को वो उसी बुलंदगी के साथ दें कि नहीं मुझे अंग्रेजी भी नहीं, अंग्रेजी आती है और हिंदी तो हमारी भाषा है। जी, जैसे कि वैदिक साहब भी कह रहे थे। हालांकि इस पर वैदिक भाषा वैदिक जी थोड़ा सा आपत्ति कर सकते हैं। आपकी बात बहुत व्यवहारिक है जी, लेकिन एक जो दुविधा है जिसको यूनान में डायलेमा कहते हैं, तर्कशास्त्र में, लॉजिक में, वो डायलेमा आप लोगों के सामने है कि एक चौखट बनी हुई है, अंग्रेजी की चौखट, भाषा की चौखट बनी हुई है, और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो इस चौखट में से सीधे निकलिए। चौखट छोटी है, आपके शरीर का कद बड़ा है, तो आप झुक के निकलिए तो ठीक है। अगर आप सब लोग झुक के निकलना चाहते हैं, घुटने टेक के निकलना चाहते हैं, तो निकलिए। आपके पास दो विकल्प हैं, दो ऑप्शंस हैं, या तो घुटने टेक के निकलिए, या आप में बहादुरी हो तो चौखट को तोड़ दीजिए। जो चौखट भारत सरकार ने बना रखी है और हमारे गुलाम समाज ने बना रखी है कि जब तक आप अंग्रेजी की चौखट के आगे घुटने न टेकें और झुक के न निकलें, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जी, आज़ाद देश में कैसे हो सकता है? आप में स्वाभिमान है कि नहीं? उस चौखट को तोड़ दीजिए। आप सब लोग मिलके ऐसा आंदोलन चलाइए कि उस सरकार को फूंक मार के उड़ा दीजिए कि जो अंग्रेजी की अनिवार्यता नौकरियों में बनाकर रखती है। एक बार सरकारी नौकरियों से अंग्रेजी की अनिवार्यता हटी तो सामाजिक नौकरियों से, जो गैर सरकारी नौकरियां, वहां से भी हट जाएगी। आंदोलन का इशारा कर रहे हैं कि एक आंदोलन लाना ही बिल्कुल पड़ेगा। चलना चाहिए। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस दिशा में, बहुत व्यवहारिक अच्छी बात कह रहे हैं वैदिक जी, लेकिन जो भवन बना हुआ अंग्रेजी का, उसकी चौखट को तोड़ने के लिए भवन में गिर जाएगा, शायद हम दब भी जाए उसके नीचे, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। समस्या क्या है कि हम हिंदी दिवस मनाते हैं, श्राद्ध की तरह एक दिन हिंदी बात, हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह, क्यों नहीं हम हिंदी वर्ष मनाते? जी, हिंदी वर्ष मनाए तो हर रोज हिंदी का इस्तेमाल करें। इससे तो बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मनाने की जरूरत ही क्या है? वो तो स्वयं ये उसी तरह मेरा इशारा है। आप जो कह रहे हैं वो बात मैं भी कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी दिवस के लिए हिंदी अधिकारी, उसकी किसी विभाग की पूरी यूनिट साल भर इंतजार करती है कि हम हिंदी दिवस मनाएंगे, अमुक को बुलाएंगे, उनसे काव्य पाठ कराएंगे, उनसे भाषण कराएंगे। लोग नहीं मिलते। परसों आपको लोग नहीं मिलेंगे बोलने के लिए, आप देखिए इतने बिजी लोग रहेंगे। तो ऐसा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि अंग्रेजी दिवस तो मैंने नहीं सुना कभी, हिंदी दिवस है, किसी और भाषा का दिवस नहीं सुना, हिंदी दिवस सुनते हैं। तो हिंदी वर्ष क्यों नहीं? हिंदी दिवस सरकारी दिवस है, सरकारी दिवस है। हिंदी दिवस नौकरशाही दिवस, नौकरशाही दिवस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदी दिवस अंग्रेजी को बनाए रखने का कवच है, क्योंकि सारे हिंदी वाले कहते हैं हिंदी हिंदी हिंदी। अरे हिंदी किस लिए नहीं है? हमें गुलामी की याद दिलाता है। अंग्रेजी बिल्कुल रची बसी है, जो नसों में है, ये प्रमाण देने की जरूरत ही क्या है कि मैं जिंदा हूँ। जी, अब जब मृत्यु नहीं है तो मैं समझता हूँ कि स्वाधीनता दिवस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नौजवानों के लिए हिंदी दिवस होना चाहिए, क्योंकि स्वाधीनता तो मिल चुकी है। जी बिल्कुल, 15 अगस्त तो हो चुका है। 14 सितंबर असली रूप में लाने के लिए आप लोगों को बगावत करनी चाहिए देश में। जी, छोटे बच्चों को बोला जाता है कि ये हमारे देश का भविष्य है। हाँ। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें ना पता होता है कि हिंदी क्या होती है ना इंग्लिश, उन्हें कुछ किसी लैंग्वेज का नहीं पता होता। जी, और तब जाके उनको लेकिन तब से ही उन्हें ये बताया जाता है कि अगर आपको पानी पीने जाना है, आपको कुछ पूछना है, तो आप इंग्लिश में बोलो, टीचर उन्हें बताती है। वंडर, जी, 3 वंडर वर्ड सिखाया जाता है, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, जी, वो कृपया, धन्यवाद, और ये सब नहीं सिखाया जाता। और यही एक तरह से विडंबना है इस देश की। माँ बाप भी डैडी सिखाते हैं। जी बिल्कुल। गायब हो गया। एक मेरी कविता है, इस बार गया जब गाँव में खलिहान खेत देखा बदला, पहले की ताल तलैया में एक चौरस समतल खेत मिला। वो घूम रहा है, शहर से गया हुआ, गांव से ही निकला हुआ है, और वो स्कूल के यहाँ स्कूल पे पहुंच गया, संजोग से उसी स्कूल में जहाँ का वो पढ़ा था। जी। खैर स्कूल की जो स्थिति थी मैं उस पर नहीं जाता। उसने एक सवाल किया, वे स्कूल में बच्चे क्यों नहीं है? तो उसमें 2 उत्तर उसको जो है, एक ही अध्यापक है। एक तो ये कहता है कि जो हेड मास्टर हैं वो तो हफ्ते में 1 आध दिन आते हैं, टीचर नहीं आते हैं। फिर उसने कहा कि नहीं बच्चे तो होना चाहिए। तो उसने हमारी वो कविता में मैंने उसको लिखा कि जी, उसका वो एक यही है कि अब यहाँ वही आते हैं जिनको स्मिथ में जाने के लिए फीस नहीं है।
यदि फीस उसके पास रहता तो ये 200-400 जो दिखाई दे रहे हैं ये भी नहीं दिखाई देते। ये सब पब्लिक स्कूल में मिलते हैं। पब्लिक स्कूल में जी बिल्कुल। और भारी समस्या इस देश की है जी। और एक इस तरह से अगर देखा जाए तो पक्ष विपक्ष में जो आज हमने बात की है हिंदी की, इसके पहले कि इस कार्यक्रम को समाप्त करूं और इससे आपसे विदा लूं, एक बार जरूर मैं बच्चों से पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा है जिसको हिंदी पढ़कर या अपने आप को ये समझकर कि मैं हिंदी जानता हूं कोई अपमान का एहसास होता है? जोर से बोलिए आप लोग। कभी कोई अपमान का एहसास होता है? तमाम जो बिल्कुल प्रतिकूल स्थितियों में भी ऐसा लगा कि मैं क्यों हिंदी जानता हूं? कभी कोई ऐसा एहसास हुआ है? चलिए, इसीलिए शायद हिंदी अभी भी इस देश में है और पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। हिंदी के सामने जितनी भी चुनौतियां हैं उसके लिए उससे और दृढ़ होकर लड़ना होगा, लेकिन ये लड़ाई नहीं बल्कि अपनाने की वो क्षमता होनी चाहिए जो सहज ही दिलों में बस जाए, जो कागजी सहयोग और चंद दिनों के दायरे में बंद कर न रहे बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का वो हिस्सा बने जैसे सांस चलती हो। ये बात भाषा की है, सो आंदोलन से नहीं बल्कि आराधन से ही इसका जवाब निकलेगा। आंदोलन भी ऐसा हो जो पूजा की तरह हो, जो ये समझाने में कामयाब हो कि किस तरह से भाषा जबान से उतरकर दिल में बसेगी। निराला की वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं जो राम की शक्ति पूजा से हैं। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो संयत प्राणों से प्राणों पर। जी हाँ, कुछ ऐसा ही करना होगा। अंग्रेजी खड़ी है हमारे सामने, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उससे कहीं ज्यादा दृढ़ होकर हिंदी को निकलना होगा और हिंदी जिसके अंदर वो दृढ़ता है उसकी स्थापना करनी होगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी केवल कुछ सरकारों पर, कुछ नामों पर, कुछ विभागों पर नहीं बल्कि उसकी पूरी जिम्मेदारी हम सभी पर है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, ये सब समझने से पहले ज्यादा जरूरी है कि हम ये कहें कि हम हिंदी हैं। तो आपका ये आज का कार्यक्रम आपको ये कैसा लगा, इसके लिए जरूर हमें लिखते रहिए और हमें बताते रहिए। हमारा वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उन तमाम पतों को आप देख सकते हैं जो कि आपके सामने हैं और आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। पक्ष विपक्ष में और किन बातों को आप देखना चाहते हैं इस पर भी हमें अपनी राय देते रहें। पक्ष विपक्ष में आज के लिए बस इतना ही और हमारे तमाम पैनलिस्ट, तमाम विश्लेषकों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और अपने इन तमाम जो बच्चे आए हैं उन सबों को धन्यवाद, ताकि इन सबों से ही वो उम्मीद जगती है जिसकी बात हम हिंदी करते हैं और जिस तरह की भविष्य हम हिंदी के लिए चाहते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी मैं इसी तरह से किसी ऐसे विचार को लेकर, किसी ऐसे मुद्दे को लेकर जो सीधे हमसे और आपसे जुड़ता है। नमस्कार।